हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम कुछ दिन से रुकी हुई श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हैं और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 जिसके लिए बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। मार्च में 10 से 17 मार्च के बीच ये परीक्षा होगी, तो आपके पास बहुत देखा जाए तो 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है। इस 20 से 25 दिन के समय में हमें जो प्रीवियस चीज़ें हैं उन्हें लर्न करना होगा। आपको सबसे ज़्यादा 10 साल के PYQ क्वेश्चन आप देख डालिए जो BPSC में पूछे गए हैं, तो उससे क्या होगा कि काफ़ी हेल्प होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें। तो रिवीजन सेशन आपका बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो आपको पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। ये इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1965 से भारतीय संविधान की 1965 से, ठीक, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बस 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार सिंधी भाषा को नहीं दिया गया था, क्योंकि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को बाद में जोड़ा गया था। आपके एक पॉइंट से मैं कम से कम 5 पॉइंट आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? वर्ष 1965 में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संविधान के में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में हो गई आपकी 12 अनुसूची। भाषा का वर्णन किस में है? 8वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किन भाषाओं में दिया जाता है? तो इन 22 भाषाओं में दिया जाता है। एकमात्र भाषा जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 के बाद दिया जाने लगा, सिंधी, ठीक है। और सिंधी को भाषा में माने इस 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है, जो 1967 में जोड़ी गई थी। तो देखिए, कम से कम आपको 6 पॉइंट मैंने एक क्वेश्चन से आपको बताए हैं। तो देखिए, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पढ़ने का यही तरीका है कि आप चीजों को याद करने से ज्यादा एक दूसरे को रिलेट करना सीखिए। आप पॉलिटी लिए होंगे तो आपको पता है कि संविधान में पहले कितने थे। प्रारंभिक संविधान की अगर हम बात करते हैं तो 8 अनुसूची थी, लेकिन तत्काल में बात करें वर्तमान में तो 12 अनुसूची है। ध्यान रखिएगा, 25 भाग हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है 1965 में। 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में दिया जाता है। 2011 से पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सिंधी में नहीं दिया जाता था, क्योंकि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को बाद में जोड़ा गया था, ठीक। आगे क्वेश्चन, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहले व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो ड्यूप्ले था इसका आंसर। ध्यान रखिएगा, मैकाले की अगर बात करें तो वह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अनुभव किया था, क्योंकि आपको पता है कि मुगल साम्राज्य, औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। समझिएगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उससे पहले ही 1600 की अगर बात करें तो एलिजाबेथ के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने का घोषणा पत्र दे दिया जाता है। उससे पहले अगर बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग की खोज कर दी जाती है, वास्को डी गामा के द्वारा। तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार प्रारंभ हो जाता है। ये तो बहुत पहले की बात थी, लेकिन बाद में जैसे यूरोपियन भारत में आने लगे, डच आए, पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, तो उन लोगों ने धीरे धीरे करके एक करके अपने सारे उपनिवेश भारत में स्थापित कर लिए। इस तरीके से मुगल पीरियड में, अकबर के समय में, शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में इनका जो आने का क्रम था वो थोड़ा कम था, बहुत ही कम था। लेकिन 1600 में की अगर बात करें, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तब से ये जो प्रारूप था ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब जो उपनिवेश 1-2 बनते थे, अब वो उन उपनिवेशों की संख्या क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ध्यान रखिएगा, इतिहासकार मैकाले बताते हैं कि उन्होंने ऐसा पहली बार अनुभव किया था, जबकि आपको पता है कि उस समय जो है भारतीयों की स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। तो उन्होंने बताया कि जो मुगल साम्राज्य है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से उत्तरकालीन अगर मुगल सम्राट की बात करें तो वो आपस में ही क्या होते थे? अयोग्य थे, आपस में ही लड़ा करते थे। तो इनका फायदा उठाते हुए, इन बातों को गौर करते हुए मैकाले ने ये बताया था कि मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति जिसने अनुभव किया तो ड्यूप्ले था। आपको पता है कि ड्यूप्ले की अगर बात करें तो ये 1756 से लेकर 1763 के बीच में एक युद्ध होता है जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है, जिसमें फ्रांस की हार हो जाती है और इंग्लैंड जीत जाता है। तो उसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये भी उसी में था, और ड्यूप्ले ने ही ये अनुभव किया था कि मुगल साम्राज्य के खंडहर पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है।
देखिए इस पॉइंट से भी मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बताए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री द्वारा 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? तो देखिए 20 फरवरी 1948 के द्वारा क्लीमेंट एटली के द्वारा ये घोषणा की गई थी। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 से। बात को समझिएगा, 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा होती है। इस द्वितीय विश्व युद्ध जब होने लगता है तो ब्रिटेन की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और जो धुरी राष्ट्र थे उनका, जापान, ये सारी जो शक्तियां थी वो बढ़ने लगती हैं। तो अब इनको जरूरत पड़ती है भारत के समर्थन की। और आपको पता है कि भारत में समर्थन होता है अगस्त प्रस्ताव की बात हम जब करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव में जो है बिना भारतीयों से पूछे इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है या उनको बता दिया जाता है कि आप ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के विरुद्ध लड़ेंगे। ध्यान रखिएगा। तो इस बातों को देखते हुए अमेरिका, रूस ने क्या किया कि इन पर एक दबाव बनाया कि भारत को डोमिनियन स्टेट में क्या करिए, उसको आज़ाद करिए, डोमिनियन स्टेट बनाई। तो इस बात का दबाव महसूस करते हुए क्लीमेंट एटली के द्वारा जून 1948 से पहले उन्होंने बताया कि भारत क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा और जब तक भारत का संविधान नहीं बनेगा, तब तक जो है भारत पर ब्रिटिश जो राजा होंगे वो अपना अधिकार दिखाएंगे और लेकिन भारत को क्या कर दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान को दो डोमिनियन स्टेट में बांट दिया जाएगा। तो ये चीज उन्होंने बताया था कि और ब्रिटिशियन जो है वो जून 1948 से पहले, और आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ और उन्होंने बताया कि जून 1948 से पहले जो है क्लीमेंट एटली के द्वारा ये बताया गया था। इसीलिए बताया जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने इस घोषणा पत्र को पढ़ा था और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो जून 1948 तक उनका कार्यकाल माना जाता है। उसके बाद सी राजगोपालाचारी आए थे। इसीलिए कहा जाता है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारतीय की बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद से इस पद को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए इससे भी मैंने आपको कई क्वेश्चन बताए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल में आशफ अली और जगजीवन राम को कौन सा विभाग दिया गया था? प्रांतीय चुनाव की बात करें तो 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जब मंत्रिमंडल का निर्माण, अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल जब बनता है तो उसमें आशफ अली को रेल विभाग और जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया जाता है। वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्रालय और विदेश नीतियों का कर्ता धर्ता बनाया जाता है। तो आशफ अली रेल विभाग से संबंधित है और जगजीवन राम श्रम विभाग से। तो ये विभाग उनको दिए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आगे है क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो आपको बताती हूँ कि कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। ध्यान रखिएगा 24 मार्च 1946 को आता है। इसकी योजना जो आती है वो भारत में संविधान निर्माण के संबंध में को लेकर आती है, जिसमें पेंथिंग लॉरेंस, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो कैबिनेट मिशन में थे। स्टैफर्ड क्रिप्स, माफ करें, स्टैफर्ड क्रिप्स और पेंथिक लॉरेंस और जो है इन जो तीन, तो इन तीनों की अध्यक्षता में इन तीनों में कैबिनेट मिशन आता है। और कैबिनेट मिशन जब आता है तो संविधान निर्माण के संबंध में आता है। तो इस योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक डेट को दूसरी डेट से बिल्कुल को रिलेट करना सीखिए। इससे क्या होता है, जैसे कैबिनेट मिशन के संबंध में मैंने बता दिया कि 24 मार्च 1946 को आया था। 3 सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर जो थे इसमें तीनों सदस्य थे। तो स्टैफर्ड क्रिप्स, और आपको पता है कि क्रिप्स मिशन भी पहले क्रिप्स प्रस्ताव भी आया था और ये क्रिप्स प्रस्ताव भी आपका द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें जब हम एक दूसरे से को रिलेट करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा मैटर याद होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, वाडीवास का युद्ध, ध्यान रखिए वादीवास नहीं है वाडीवास है। वाडीवास का युद्ध कब लड़ा गया और किन के बीच? तो आपको पता है कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, जिसमें फ्रांस को बुरी तरीके से ब्रिटिश ने पराजित किया था। देखिए एक बात बताती हूँ कि सबसे पहले अगर स्थापना क्रम की बात करते हैं या उनके आने का क्रम देखते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, क्योंकि वास्को डी गामा क्या था, पुर्तगाल 1498 ईस्वी में आकर भारत में क्या किया था, समुद्री मार्ग की खोज कर दी थी। तो पुर्तगाली के आने के बाद से पहले, फिर उसके बाद डच आए, डच आने के बाद से ब्रिटिशियन आए, उसके बाद आपके आए फ्रांस।
फ्रेंच। तो देखिए इन जब चूंकि ये क्रम था इनके आने का, और स्थापना क्रम की बात करें तो स्थापना क्रम की बात करें तो पहले पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डच आए, फिर फ्रांस आए, डेनिश भी आए थे बीच में, फ्रांसीसी, उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो देखिए जब तक एलिजाबेथ का घोषणा पत्र जब तक अंग्रेजों को मिला 31 दिसंबर 1600 को, तब तक पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री जो है कोचीन में स्थापित कर ली थी, डचों ने अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम और पुलिकट में स्थापित कर ली थी, वहां से पैगोडा चलाने लगे थे। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। वहीं पर फ्रांस भी जब आया तो फ्रांस ने भी सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स बता रही हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर से बताती हूं कि पुर्तगाली आए थे, स्थापना क्रम की बात करें तो पुर्तगाली आए, फिर डच आए, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, उसके बाद फ्रेंच आए थे। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये था आपका स्थापना क्रम का, जिन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी, लेकिन उससे पहले जब ये आए थे तो पहले पुर्तगाली के बाद से ब्रिटिशियन आ गए थे। तो ब्रिटिश के आने से पहले क्या हो गया था, पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, और फ्रेंच वगैरह जितने भी थे, फ्रांस वगैरह ने सूरत में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। किसी ने, जैसे जहांगीर ने बाद में अंततः 1615 में जहांगीर ने क्या दिया था, एक इन लोगों को फरमान बताते हैं और बताते हैं कि आप जो है यहाँ पर रह करके क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बाद में मिला था, तब तक इन लोगों की कंपनियां क्या हो गई थी, मतलब बिल्कुल सेटल्ड हो चुकी थी पूरी तरीके से। सेटल्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि बिल्कुल कभी स्थायी और कभी अस्थायी कंपनियां पहले बनाए, फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं हमारा व्यापार क्या हो रहा, बढ़ रहा है, तो उन्होंने स्थायी कंपनियां भी बनाने लगी। इसीलिए हम स्टेबल की बात करते हैं कि बिल्कुल सेटल्ड हो चुके थे। अब होता है वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का युद्ध ये होता है क्योंकि फ्रांसीसी की शक्तियां जो थी वो भारत में भी देखने को बहुत मिलती थी, क्योंकि कर्नाटक युद्ध वगैरह जो है फ्रांसीसियों की वजह से क्या हो रहे थे, भारत में भी हो रहे थे। क्योंकि यानी ब्रिटेन में जो युद्ध हो रहा था, फ्रांस और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो युद्ध हो रहा था, उसका प्रभाव चूंकि भारत में भी दिख रहा था। अब फ्रांसीसियों की बढ़ती हुई शक्तियों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ने इन तीनों को पराजित किया, यानी पुर्तगालीज को भी, डचों को भी और फ्रांसीसियों को। तो पुर्तगालियों को उन्होंने परास्त किया स्वाली की लड़ाई में, डचों को उन्होंने वेदरा की लड़ाई में, और फ्रांसीसियों को उन्होंने वाडीवास की लड़ाई में पराजित किया बुरी तरीके से। अब इस युद्ध में फ्रांस जब बुरी तरीके से पराजित हो गया तो फ्रांस ने क्या किया, मद्रास भी उन्हें दे दिया, और जितने भी स्थापित नगर थे वो सब ब्रिटिश को वापस कर दिए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो टॉमस स्माइथ था। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का प्रथम गवर्नर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक डेट आप याद रखिए, 31 दिसंबर 1600 ये वो डेट है जिसमें महारानी एलिजाबेथ ने इंग्लैंड को एक अधिकार पत्र दिया था। इस अधिकार पत्र को प्राप्त करके प्रथम जो गवर्नर बना वो था टॉमस स्मिथ, इसी को टॉमस स्माइथ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो वास्को डी गामा रहने वाला था पुर्तगाल का, और इसी ने भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बोला जाता है कि ये जो है सबसे पहले, अगर भारत का हम नक्शा ऐसे देखते हैं तो ये भारत में इस जगह पर आया था। बिल्कुल केप ऑफ गुड होप की स्थापना, चूंकि उत्तर मीमांसा की स्थापना पहले हो चुकी थी, तो यहाँ से घुसकर जब पार करके जब वो इधर जाने लगा तो अब्दुल मजीद मिलता है जो गुजरात का व्यापारी रहता है, और उसकी सहायता से वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर उसको जमोरिन मिलता है, जमोरिन उसको स्वागत करता है, और वास्को डी गामा अपने साथ जो होता है वो काली मिर्च ले जाता है। इसीलिए काली मिर्च को यूरोप में काला सोना कहा जाता है, वो लोगों को वहां, और 60 गुने दाम में बेचता है। इसलिए व्यापार का जो स्रोत था वो बढ़ने लगा, यानी ट्रेड जो था वो बढ़ने लगा था। समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी थी, और अब लोग जान चुके थे कि समुद्री मार्ग की खोज हो जाने के बाद से क्या होना आसान है, व्यापार करना क्या था, आसान था। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि कहाँ का निवासी था, तो पुर्तगाल का था। आगे क्वेश्चन, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मिलता है किन के द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा दमन द्वीप का जो है उपनिवेशीकरण किया गया था। मैंने आपको बताया था कि पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है, कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, और उन्हीं के द्वारा उपनिवेशीकरण कहाँ हुआ, गोवा दमन द्वीप में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो मैंने अभी आपको बताया कि वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसने उसकी मदद की थी, तो अब्दुल मजीद गुजराती व्यापारी थे, उसने की। कहाँ पहुंचे, जमोरिन ने उसका स्वागत किया, अपने साथ क्या ले गया, तो काली मिर्च ले गया, इसको काला सोना कहते हैं यूरोप में, और 60 गुने दाम पर क्या कर बेचा था। इसलिए अब यहाँ पर क्या करना, लोगों का व्यापार करना क्या हो गया, थोड़ा सा और भी ज्यादा सुलभ हो गया, क्योंकि समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किसके द्वारा होती है, तो आपको पता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है वो
पेरिस की संधि के द्वारा जो 1763 में होती है। आपको पता है कि 1756 से एक युद्ध होता है जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इसी युद्ध में तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है पेरिस की संधि के द्वारा जो 1763 में होता है। इसमें फ्रांसीसियों की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और ब्रिटेन और जो अंग्रेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही प्रश्न चूंकि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर सेशन पसंद आए, और देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से जब हम को रिलेट करते हैं, सम को रिलेट करते हैं, तो याद करना आसान हो जाता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।